हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल NSG यानी नवोदय सैनिक गाइड में। मैं हूं आपका मेंटर हूं गाइड मोहित। आज है अपने रिवीजन का दूसरा दिन। आज हम दूसरी क्लास में बात करेंगे 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। 4 आधारभूत संक्रियाएं या 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, जैसे कि जमा, घटा, गुणा, भाग। ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। इससे पहले कल कुछ जो टाइप्स ऑफ संख्याओं के प्रकार करे थे, उसमें थोड़ा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य और सहअभाज्य में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, सही से क्लियर नहीं हुआ था। उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे ट्विन। ट्विन नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ट्विन नंबर जुड़वा अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं वो होती हैं दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनका अंतर 2 होता है। जैसे लगातार आती हैं जो, जैसे अभाज्य संख्याओं की बात करें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। जैसे 2 और 3 क्रमागत तो हो गई है, लेकिन इनका डिफरेंस 1 है। 3 और 5 क्रमागत भी हैं और इनका डिफरेंस भी 2 है, इसलिए 3 और 5 जुड़वा अभाज्य संख्याएं होंगी। और 5 और 7 इनका डिफरेंस भी 2 है, तो 5 और 7 भी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होंगी। इसी तरह 11, 13 जुड़वा अभाज्य संख्या, इनका डिफरेंस भी 2 है और क्रमागत में है। इसके आगे 17 और 19 ये भी क्रमागत भी है और डिफरेंस भी 2 है। ये तो होगी जुड़वा अभाज्य संख्याएं यानी ट्विन प्राइम नंबर्स। इसके बाद बात करें को प्राइम। यानी सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्याएं दो संख्याओं में केवल एक उपनिष्ठ गुणनखंड हो तब ऐसी संख्याएं जय सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। इनके लिए जरूरी नहीं कि दोनों संख्याएं जोड़े जोड़े में होते हैं। जरूरी नहीं कि दोनों संख्याएं अभाज्य ही हों, भाज्य संख्या भी सहअभाज्य संख्या हो सकती है। जैसे 2 और 3 इनके गुणनखंड नहीं हो सकते आपस में, मतलब 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता। इसी तरह 4 और 5, 4 के पहाड़े में 5 नहीं आता और 5 के पहाड़े में 4 नहीं आता। ये संख्याएं सहअभाज्य हैं। 2, 3 भी है, 4, 5 भी है, लेकिन 4 भाज्य तो नहीं है। भाज्य है, भाज्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये सहअभाज्य भी होगा, ग्रुप हो गया इसका। ये तो था कल के बारे में। और बात करें आगे ऑर्डर ऑफ नंबर्स। 2 तरीके के ऑर्डर होते हैं, एक तो बढ़ता हुआ, एक घटता हुआ। पहले हम बात करेंगे बढ़ते हुए क्रम में। इसके लिए ऐसे सिंबल यूज होता है, आरोही बोलते हैं, बढ़ते और को आरोही बोलते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर इंग्लिश में, हिंदी में आरोही क्रम या बढ़ता हुआ क्रम। जैसे कुछ संख्याएं हैं
5 7 9 4 8 15। इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी 4, 4 से बड़ी 5, 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 15। ये होगा बढ़ता हुआ क्रम, छोटी से शुरू करके बड़े हुए बढ़ते तक। दूसरी उसका होता है घटता हुआ क्रम। घटते हुए क्रम को अवरोही बोलते हैं हिंदी में। पर्यायवाची हैं ये, घटता और अवरोही। इंग्लिश में इसको डिक्रीजिंग बोलते हैं। जैसे बात करें तो 4 5 9 13 17 21। तो सबसे पहले हम 21 लिखेंगे। इसका सिंबल उल्टा होता है, बढ़ते हुए से उल्टा। 21 17 13 9 5। ये होगा घटते क्रम में या अवरोही क्रम में। इसके बाद हम बात करते हैं आधारभूत संक्रियाएं। हमारे टॉपिक का नाम था पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? प्राकृत संख्याओं में जीरो को जोड़ने से पूर्ण संख्या बनती हैं। जो आधारभूत संक्रियाएं होती हैं इनकी बात करें तो गुणा, घटा, जमा और भाग, ये आधारभूत संक्रियाएं होती हैं 4। पूर्ण संख्याओं पर आधारित कुछ मूलभूत नियम हैं। उन नियमों की बात करें जैसे भी गुणा, जमा, इनकी प्रॉपर्टी पर कुछ नियम बनाए गए हैं। घटा और भाग पर कोई नियम नहीं है ऐसा। जमा और गुणा पे कुछ नियम बनाए गए हैं भी, हर कंडीशन में वो नियम फॉलो होते हैं। इसे बात करेंगे नियमों की तो सबसे पहला आता है क्लोजर लॉ या संवरक नियम। इसमें क्या होता है? ये 2 प्रकार का होता है। एक जमा के लिए और एक गुणा के लिए। जमा वाले में क्या होता है? 2 पूर्ण संख्याएं, पूर्ण जमा पूर्ण, हमेशा पूर्ण आएगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये 3 जमा 4 7, 1 जमा 6 7, 7 जमा 5 12। इनमें 3 4 7 1 6 7 7 5 12 ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। 3 और 4 पूर्ण पूर्ण जुड़ गए 7 पूर्ण बन गई। 1 और 6 दोनों पूर्ण संख्याएं जुड़ गए 7 पूर्ण संख्या बन गई। 7 और 5 पूर्ण संख्याएं जुड़ के 12 पूर्ण संख्या बन गई। इसका सब पार्ट एक गुणा के लिए भी पूर्ण को पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल भी हमेशा पूर्ण संख्या ही आएगा। जैसे बात करें 5 गुणा 3 बराबर है 15 और 9 गुणा 8 बराबर है 72। तो जैसे इसमें 5 और 3 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं तो 15 भी पूर्ण संख्या हो गई। इसी तरह 9 और 8 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं तो 72 भी पूर्ण संख्या का गुणनफल हो गई। तो ये होता है क्लोजर लॉ या फिर संवरक नियम। ऐसे आपको कोई कंडीशन दे सकता है भी, जैसे 5 गुणा 3 बराबर है 15 एक पूर्ण संख्या है तो किस नियम के तहत ये पूर्ण संख्या होगी। तो उस नियम का नाम पूछ सकते हैं आपसे, पहले पूछा अभी एग्जाम में, तो उसको संवरक या क्लोजर नियम बोलते हैं। इसे अगला नियम नंबर 2 कम्युलेटिव लॉ।
क्रम विनिमय नियम ये भी दो तरीका का होता है, एक जमा के लिए और एक गुणा के लिए। इसके अनुसार जब दो पूर्ण संख्याएं, जैसे दो पूर्ण संख्याएं हैं a और b, इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ b जमा a, दोनों का जोड़ बराबर होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 3 जमा 4 और 4 जमा 3, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो भी 7 आएगा, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो भी 7, 3 या 4 को जोड़ें, आगे पीछे रखने से योगफल में कोई अंतर नहीं होता। एक और एग्जांपल लें 13 जमा 17 बराबर है 17 जमा 13। जैसे 1 जमा 2 जमा 3 बराबर है 3 जमा 2 जमा 1, और ये बराबर है 2 जमा 1 जमा 3 बराबर है 2 जमा 1 जमा 3। संख्या को कैसे आगे पीछे कैसे भी करो, अगर इनके बीच में जमा का निशान है, जोड़ का निशान है, तो उनका योगफल हमेशा ही क्या आएगा, बराबर होगा। वो क्रम विनिमय का नियम है ये, कम्युलेटिव लॉ। ये प्लस के लिए था। अब बात करें मल्टीप्लाई यानी गुणा के लिए, तो जैसे a गुणा b बराबर होगा b गुणा a और b एक दो पूर्णांक है। जैसे कोई भी एग्जांपल लेंगे 5 गुणा 3 बराबर है 3 गुणा 5। इसी तरीके से 4 गुणा 7 बराबर है 7 गुणा 4। इनका भी 15 आएगा। 5 को 3 से गुणा करो या 3 को 5 से गुणा करो, आना तो 15 ही है। ऐसे ही 4 को 7 से गुणा करो या 7 को 4 से गुणा करो, आना तो 28 ही है। ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम। इसके बाद बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य नियम। इसके अनुसार ये दो से ज़्यादा संख्याएं हों, ये भी जमा और गुणा दोनों पे लागू होता है। इसमें जोड़ का साहचर्य नियम और गुणा का साहचर्य नियम ऐसे बोल सकते हैं इसको। इसको जैसे भी a जमा b जमा c, तो ये 1 जमा b जमा c, जैसे भी पहले बताया था आपको भी, पहले एक को पहले लिख लो, लास्ट में लिख लो, बीच में लिख लो, कहीं भी लिखो। इनको आपस में आगे पीछे करेंगे तो उनका जोड़ हमेशा बराबर आएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 3, a की जगह 3 रख लेंगे, b की जगह 5 रख लेंगे और c की जगह 9 रख लेंगे। इनका जोड़ कितना होगा, 4 में 5 और 9 14 और 3 17। इसी तरीके से 3 जमा 5 जमा 9, 3 में 5 पहले जोड़ेंगे, 3 और 5 8, 8 और 9 17। जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं उसको पहले सोल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो संख्या होती है उनको पहले सोल्व करते हैं। जैसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर बीच वाली ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट, ये सिंबल होते हैं। छोटी का ये होता है और बड़ी का ये सिंबल होता है, और सब बीच वाले का सबसे बड़ी का ये सिंबल होता है। ये छोटी, ये बड़ी, ये तीसरे नंबर की सबसे बड़ी। आगे हम बात करते हैं, अगला नियम है
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी बाटन नियम। इसके अनुसार मान लो कोई ए बी सी तीन पूर्णांक है, ए बी और सी। तो जैसे ए गुणा में बी जमा सी, जैसे कि हमें पता है पहले ब्रैकेट के अंदर वाली जो सिचुएशन होती है उसको सोल्व करते हैं। इसके ए को बी से गुणा करेंगे और ए को सी से गुणा करेंगे, या तो ए को बी को सी से जोड़ के ए से गुणा कर दें, या फिर बी को ए से गुणा करके और ए को सी से गुणा करके दोनों को अलग अलग जोड़ दें। तो दोनों स्थितियों में जो उत्तर हमारा वो एक समान आएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, तीन गुणा में ब्रैकेट चार जमा 6, 4 और 6 10 और गुणा 3 30। आगे हम बात करें, 3 को 4 से गुणा कर देंगे, 3 को 6 से गुणा कर देंगे, 3 जो के 12, 3 6 के 18, 12 जमा 18 ये भी 30 आ गया। दोनों स्थितियों में उत्तर हमेशा बराबर आएगा। ये तो हो गए नियम, जो मूल क्रियाएं हैं पूर्ण संख्याओं पर मूलभूत नियम। अंक अलग अलग हो सकते हैं, स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो कंडीशन है वो सेम रहेंगी, तो हर स्थिति में लागू होंगे वो। इससे आगे हम बात करते हैं इकाई अव्यय या तत्समक। वह अव्यय जिसे किसी संख्या में जोड़ने या गुणा करने पर संख्या का मान अपरिवर्तित रहे। जैसे किसी संख्या को किसी में जोड़े या उससे उसको गुणा करें तो उस संख्या पे कोई फर्क ना पड़े। ऐसी हमारे पास दो संख्याएं हैं। तो एक तो जोड़ के लिए 0 और गुणा के लिए 1। किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो संख्या वही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। और किसी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बात करते हैं 0 के बारे में। कुछ मेन पॉइंट है। किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे, कोई भी संख्या हो 0 से गुणा कर लेंगे तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी। किसी संख्या में 0 जोड़ देंगे तो संख्या सेम रहेगी। किसी संख्या को 0 से भाग देंगे या 0 को किसी संख्या से भाग देंगे, वो दोनों अपरिभाषित या अर्थहीन या अपरिभाषित होंगे। नहीं, 0 को संख्या से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, और किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। ठीक है। और किसी की पावर कि 0 कर देंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। जैसे x की जगह कुछ भी ले सकते हैं हम, ये 3 की पावर 0 1 होगा। 500 की पावर 0 कर देंगे तो वो भी 1 ही होगा। यहाँ पर लाख ले लेंगे, उसकी पावर 0 करेंगे तो भी 1 आएगा। हम बात करते हैं 1 के बारे में। एक ऐसी संख्या है जिसको किसी से भी गुणा करें वह संख्या वही रहेगी। कुछ भी x गुणा में 1 बराबर है x ही रहेगा। x की जगह हम कुछ भी ले लें, 1 2 3 4 5 6 लाख 2 लाख 5 लाख करोड़ 10 करोड़ कुछ भी ले सकते हैं, वो संख्या वही रहेगी। इसके अलावा -1 है, इसकी जो शक्ति है या पावर है वो सम संख्या है।
तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अगर इसकी पावर विषम है यानी ओड है तो ये माइनस का 1 रह जाएगा। समझे। और आगे आगे बात करते हैं विभाज्यता के नियम। अब जैसे भी कि चेक करना हो कोई संख्या 1 से भाग होगी, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे कुछ कॉमन नहीं है कुछ संख्याओं के लिए, वो डायरेक्ट याद कर लोगे तो पेपर में काम आएंगे। जैसे कोई आ जाए भी 2 से भाग हो सकती है संख्या, 3 से हो सकती है, एक तो भाग करके देखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और डायरेक्ट पता हो रूल में तो सेकंडों में सवाल हो जाएगा। जैसे भी भाग कैसे देते हैं, अंदर आता है भाज्य, सॉरी या भाजक, या भागफल, और नीचे आएगा शेषफल। भाज्य होती है जो संख्या भाग होती है, भाजक जिस संख्या से हम भाग भाग करते हैं, और भागफल हो गया भाजक से कितने गुणा भाग, भाजक को भागफल से गुणा और शेष जोड़ने से भाजक भाज्य आता है। हम बात करेंगे भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल, इसमें शेषफल जोड़ देंगे। हम बात करते हैं अलग अलग संख्याओं के रूल के बारे में। जैसे 2 से भाग भाग करें, 2 से कौन कौन सी संख्याएं भाग होते हैं, 2 की विभाजक कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है उसका इकाई अंक, इकाई का अंक 0, 2, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कोई भी सम संख्या 2 से भाग होगी, हर सम संख्या 2 से भाग होगी। तीन की बात करें, कोई भी संख्या जिसके सभी अंकों का योग 3 से भाग हो, वो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेंगे 954, 9, 4, 14, 4, 18, 18 3 से भाग होते हैं 3 6 के 18, तो 954 भी 3 से भाग हो जाएगी। और 4 की बात करें, किसी संख्या के इकाई और दाई के 2 अंक लास्ट के 4 से भाग हो जाएं तो पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें 4940, इसमें 40 है जो 4 से भाग होते हैं, 4 दाई 40, तो पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 तिये 12, 2 0 4 पंजे 20, 1235 इसका आ गया भागफल। 5 की बात करें
जो 5 है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, वो संख्या 5 से भाग हो जाएगी। 6 की बात करें, कोई भी संख्या जो 2 और 3 से भाग होती होगी, वो संख्या 6 से भी भाग होगी। ये जो मेन है 7, सात का थोड़ा डिफिकल्ट है। किसी कोई संख्या है, उसका जो इकाई का अंक है, इसको 2 से गुणा करेंगे और जो बच गया उसमें से घटा देंगे। ऐसे ही चलते जाएगा। जैसे इसके लिए एक उदाहरण के तौर पे देखते तो हम लेते हैं 24, 29। इसमें 9 दूनी 18, 242 माइनस 18, 224। इसको 7 से भाग दे सकते हैं। अगर ये भी मुश्किल लगे, मान लो बड़ी संख्या आ गई, इसको फिर से कर लेंगे। 4 दूनी 8, 22 में से 8 गए, बच गए 14, 7 दूनी 14, तो 7 से भाग हो रहा है ये, तो ये 24, 29 भी 7 से भाग होगा। इसके अलावा एक और नियम है, अगर कोई भी अंक 6 बार रिपीट हो जाए, जैसे 1 1 1 1 1 1, 2 2 2 2 2 2, 3 3 3, 6 बार तीन आ जाए, 6 बार चौके आ जाए, 6 बार पंजे आ जाए, तो सारी संख्याएं 7 से भाग होंगी। बात करें 8 की, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 अंक 8 से भाग हो रहे हो, तो संख्या भी पूरी तरह 8 से भाग हो जाएगी। जैसे हम एग्जांपल लेंगे 14,880, जैसे 3 अंक लास्ट के, 880 8 से भाग हो रहा है, तो 14,880 भी 8 से भाग होगा। इसके अलावा कोई बात करें 52,480, तो ये 480 8 से भाग हो रहा है। मान लो 88 ले लेंगे, ये हो रहा है भाग, तो पूरी संख्या भी 8 से भाग, इधर कुछ भी आ जाए, कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए। जैसे ये संख्या है, ये 3 अंक 8 से भाग हो रहे हैं, तो पूरी संख्या भी 8 से भाग होगी। बात करें 9 की, जब किसी संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से भाग हो जाए, तो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। जैसे बात करें 4 1 0 4 7 2, 2 और 7 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, इसका योगफल 18 आ गया। 18 9 से भाग होता है, 9 दूनी 18, तो ये संख्या भी 4,10,472 भी 9 से भाग होगी। अंकों को जोड़ के देख लेंगे, अगर अंकों का जोड़ है 9 से भाग हो रहा तो संख्या भी 9 से भाग होगी। इसके बाद बात आती 10 की, किसी भी इकाई का अंक 0 हो तो संख्या 10 से भाग होगी। बात करें 11 की, तो जैसे कोई संख्या है, एग्जाम्पल लेंगे 13,574,
तो जैसे एक छोड़ के एक, 1 5 4, 1 जमा 5 जमा 4, दूसरी तरफ 3 जमा 7, ये हो गया 10, ये भी हो गया 10। इनका अंतर 0 हो गया। 0 11 से भाग होता है तो संख्या भी 11 से भाग होगी। अगर यहाँ इनका अंतर 11 से भाग ना हो, मान ले तो छोटी होगी और कोई ले संख्या 4 7 8 9 6 4, इसमें 4 8 6 को जोड़ेंगे, 7 9 4 को जोड़ेंगे, 6 4 18। अगले का आ गया 7 4 11 और 9 20। इनका अंतर आ गया 2। 2 11 से भाग नहीं होता तो ये संख्या भी भाग नहीं होंगी। अगर मान लो इसकी जगह हम 6 ले लेते, 6 4 6 6 12 8 20, यहाँ 20 हो जाता है, यहाँ भी 20, यहाँ आगे 0। 0 11 से भाग होगी तो ये संख्या भी 11 से भाग होगी। इसके अलावा 11 के लिए एक नियम और है, अगर कोई भी अंक बार बार रिपीट हो रहा हो और अंक सम हो, सम अंकों की संख्या रिपीट हो, जैसे 5 5 5, ये 11 से भाग होगी। 4 4 4, 6 बार 4 हो जाए, ये भी 11 से भाग होगा। अब बात करते हैं 13 से। यदि किसी संख्या को अंतिम अंक को 4 से गुणा करें और शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त योगफल 13 से विभाजित हो तो संख्या भी 13 से विभाजित होगी। तेरह की बात करें, कोई संख्या है, मान लो 3 अंकों की संख्या है, इकाई का अंक इसको 4 से गुणा करेंगे और जो संख्या बच गई इसमें इसको जोड़ देंगे। एग्जाम्पल लेंगे जैसे कि भी 6 8 9, जैसे 9 चौके 9 को 4 से गुणा करेंगे 36, 68 में 36 को जोड़ेंगे, 8 छके 48, नहीं जोड़ना है, 14 चौका 1, 6 9 1 10। मान लो ये भी बड़ी संख्या आ जाती है, जैसे 104 का तो पता है 13 से भाग होती है, 13 8 104 होता है। तो मान लो इसको फिर से 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16, ये आ गया 26, 26 13 दूनी 26, 13 से भाग होता है ये, तो संख्या भी 689 भी 13 से भाग होगी। ये तो थे विभाज्यता के नियम, इनकी जितनी आप रिवाइज करोगे उतनी ही जल्दी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी याद होंगे। जैसे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, 2 के लिए सम संख्या, 3 के लिए अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए, 4 के लिए अंतिम 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए, 5 के लिए इकाई अंक 0 या 5 हो, 6 के लिए जो संख्या 2 या 3 से भाग होती है 6 से भी होगी। 7 का और 7 11 और 13 के थोड़ी मुश्किल है, बाकी तो सारे आसान है। 8 के लिए अंतिम 3 अंक 8 से भाग होते हो, संख्या भी 8 से भाग होगी। 9 के लिए अंकों का योग 9 से भाग हो तो संख्या भी 9 से भाग होगी। इकाई अंक 0 हो तो 10 से भाग होगी। 11 के लिए एक छोड़ के एक, सम संख्याएं और विषम, सम विषम विषम, सम और विषम अंक, संख्या नहीं अंक को जोड़ के उनका डिफरेंस 11 से भाग हो तो संख्या 11 से भाग होगी। रहेगी 7 की, 7 को इकाई के अंक को 2 से गुणा करके उसमें से घटा देंगे, अगर वो 7 से भाग हो जाए तो 7 से भाग होगी। अगर 6 बार 6 या 6 के गुणज में कोई अंक बार बार रिपीट हो रहा हो, बार बार आ रहा हो
तो संख्या भी 7 से भाग होगी। 13 के लिए इकाई के अंक को 4 से गुणा करके उसमें जोड़ देंगे। 7 में घटाना था, 13 में जोड़ना है। ठीक है, आगे बात करते हैं संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक निकालना। जैसे भी कोई गुणनफल है, कोई संख्या गुणा दे रखे, जैसे भी बड़ी है 475 गुणा में 622, इसका इकाई का अंक निकालना है। गुणज का गुणा करेंगे तो वो टाइम लगेगा, लेकिन इकाई अंक के लिए दोनों के इकाई अंक को गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, इकाई का अंक 0 आ गया, लेकिन दहाई का अंक 1 नहीं होगा, इकाई का अंक 0 आ गया। जैसे और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 3 अंकों के लिए लेके देखते हैं। 546 गुणा में 678 गुणा में 977, 8 छिके 48, तो 4 को नहीं लेंगे, सिर्फ 8 को लेंगे। फिर 7 से 7 चौके 7 8 56, 6 5 नहीं, इकाई का अंक 6 आएगा, लेकिन दहाई का 5 और 4 नहीं हो गए, इकाई का अंक 6 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बात करते हैं घातीय रूप में। अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, जैसे 41 का इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है? 1, 1 को 3 बार गुणा कर लेंगे, 21 का इकाई का अंक भी 1 आएगा। और मान लिया गया 93 का इकाई की घन है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 तिये 3 तिये 9 9 तिये 27, इकाई का अंक 7 आ गया, लेकिन दहाई का 2 नहीं होगा, इकाई का 7 होगा। इसके आगे बात करते हैं कुछ जैसे भी बड़ी संख्याओं का जोड़ करवा ले, भी ज़्यादा संख्या, जैसे भी n प्राकृत संख्याओं का, कल के आपके होमवर्क में भी था भी 50 पहली 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालिए। तो उसके लिए फार्मूला होता है, जितनी भी संख्याएं हो n, तो n गुणा में n जमा 1 भाग में 2 से भाग दे देंगे इसको, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकल आएगा। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, प्रथम 40 का निकालना है, तो 40 गुणा में 40 जमा 1 41 भाग में 2, 820 आ गया। आगे बात करते हैं, अगर n सम संख्याओं का निकालना है, तो उसके लिए n इंटू n जमा 1, बस इसको 2 से भाग नहीं देना, इसको 2 से भाग नहीं देना, यह आ जाएगा इसके योगफल। मान ले प्रथम 5 सम संख्याओं का निकालना है, तो 5 गुणा में 6 हो गया 30। उसके आगे बात कर देंगे विषम की। विषम संख्याओं के लिए जो भी संख्या हो, जितनी भी, उसका स्क्वायर कर देंगे। मान ले प्रथम 5 विषम संख्याओं का निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25। इस तरीके से इनका योगफल निकल आएगा। आज के लिए इतना ही। सुबह कल मॉर्निंग में आपको होमवर्क मिल जाएगा। वो करना है आपको, कल वाला नहीं किया वो करें, उसके बाद सोल्यूशन वाली वीडियो देखें, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अभी एग्जाम के लिए आपको सिर्फ 30 दिन बचे हैं। आज दूसरी क्लास है, दूसरा दिन है हमारी तैयारी का। 30 दिन में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करवा दिया जाएगा अच्छी तरीके से, आपका एग्जाम बहुत बेस्ट जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। कल मॉर्निंग में आपको लगभग 7 बजे से पहले 6:30 7 पौने 7 के लगभग आपको शॉर्ट्स के माध्यम से होमवर्क मिल जाएगा। और वो आपको भी सुबह, भी स्कूल लेट लगता है तो सुबह कर लेना, सुबह भी स्कूल जल्दी जाना हो तो स्कूल से आने के बाद कर लेना। 5 बजे तक उसको कंप्लीट करके 6-7 घंटे की स्कूल लगती है मैक्सिमम। अगर आप मान लो 7 8 बजे निकल स्कूल जाते हो, 3 बजे छुट्टी हो जाती है,
और होमवर्क में ज़्यादा नहीं, 10-12 क्वेश्चन ही होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा मैक्सिमम लगता है। तो क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करें, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी अच्छा है। और अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक हो उससे भी कर सकते हो आप। कोई क्वेश्चन उसमें ना समझ में आए तो कमेंट कर दो। जल्दी आपसे जुड़ने के लिए भी कोई देखें कोई सिस्टम बनेगा तो। अभी के लिए आप होमवर्क दिया है उसको करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। छुट्टी वाला दिन और ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।